सो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू योर ओन चैनल मादर स्पायर। और आज हम कवर करेंगे 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो चलते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। तो आज की पहली न्यूज़ है, लिथुनिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी ओवर सिक्योरिटी रिस्क पोज्ड बाय बेलून्स फ्रॉम बेलारूस। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो लिथुनिया है वो ना नाटो का मेंबर है। तो नाटो का मतलब क्या होता है? नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक 32 कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी इन 32 कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री पर कोई भी किसी भी और कंट्री ने अटैक कर दिया, तो अब इसमें से किसी भी एक कंट्री पर अटैक किया होगा ना, तो बाकी के जो 31 मेंबर्स हैं ना, वो जिस कंट्री पर अटैक किया होगा उसके ओपोनेंट पर अटैक कर देगी। तो जिसने भी अटैक किया होगा इनमें से किसी भी एक कंट्री पर, तो बाकी की कंट्रीज मिलके उसके ओपोनेंट पर अटैक कर देंगी। तो इसी ये होता है नाटो का मेन मतलब। नाटो का मतलब क्या था? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 32 मेंबर्स की कंट्री है, और किसी के ऊपर भी अगर अटैक किया जाता है तो बाकी की कंट्रीज उसके ओपोनेंट पर अटैक कर देंगी। ठीक है। तो इसी में अब एक और कंट्री है जो कि लिथुनिया की बॉर्डर कंट्री है, जिसको हम बोलते हैं बेलारूस। जो बेलारूस है उसके जो कंडीशंस है वो रशिया से सिमिलर हैं। जैसे कि जो बेलारूस है उसमें भी डिक्टेटरशिप चलती है, और जो रशिया उसमें भी डिक्टेटरशिप चलती है। जैसे व्लादिमीर पुतिन वहाँ का प्रेसिडेंट है, तो उसी की मर्जी चलेगी। वैसे बेलारूस में भी ऐसे ही है। और जैसे बेलारूस और रशिया ने, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिज्म बढ़ चुका है आज के टाइम पे। तो बेलारूस में बहुत ज़्यादा टेररिज्म वाली चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है। तो इसी में एक चीज़ है, जैसे जो ड्रग्स और सिगरेट्स थी ना, अब हमें ये पता नहीं चाहिए जो लिथुनिया था उसमें नेशनल इमरजेंसी क्यों लगी। लिथुनिया में नेशनल इमरजेंसी इसलिए लगी क्योंकि कुछ बैलून्स थे वो आ रहे थे लिथुनिया में वाया बेलारूस। बेलारूस के द्वारा भेजे जा रहे थे वो बैलून्स, और साथ में कुछ ड्रोन्स भी जिसके अंदर ड्रग्स और सिगरेट्स थी। अभी जो ड्रग्स और सिगरेट्स थी ये लिथुनिया के लोग यूज़ कर रहे थे, और यहीं से ये बेलारूस के थ्रू जा रही थी विद द हेल्प ऑफ बैलून्स एंड ड्रोन्स। ठीक है। तो इसी के कारण लिथुनिया ने अपना विल्नस एयरपोर्ट को क्लोज किया कुछ देर के लिए, ताकि कोई एयरप्लेन का इनकर्जन ना हो। एयरप्लेन का इनकर्जन ऐसे हो सकता था कि जैसे अगर कोई एयरप्लेन उड़ने जा रहा है और आगे से बैलून आ गया और आपस में टक्कर हो गई, तो कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो लिथुनिया था उन्होंने अपना जो विल्नस एयरपोर्ट था उसको थोड़ी देर के लिए क्लोज किया। इसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि जो बेलारूस ड्रग्स और सिगरेट्स भेज रहा था वो किसके थ्रू भेज रहा था? वो बैलून्स और ड्रोन्स के थ्रू भेज रहा था। ठीक है। तो बस हमें ये मेन चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड न्यूज़ पर। हमारी सेकंड न्यूज़ है, कट्स इंटरनेशनल लॉन्चेस ट्रांजा इनिशिएटिव टू रीशेप डब्ल्यूटीओ एंड ग्लोबल ट्रेड। अब जैसे हेल्थ के जितने भी काम धाम देखता है वो देखती है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशन का कोई पूरा काम होता है वो देखती है यूनेस्को। वैसे ट्रेड का जितना भी काम होता है वो देखा जाता है डब्ल्यूटीओ के द्वारा। डब्ल्यूटीओ का मतलब क्या होता है? डब्ल्यूटीओ का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे जो कट्स इंटरनेशनल है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ट्रांजा इनिशिएटिव को लॉन्च किया। अब ये जो ट्रांजा इनिशिएटिव है ये क्या है? हमें सबसे पहले ट्रांजा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ट्रांजा की फुल फॉर्म है ट्रेड नॉट जस्ट एड विनर्स एंड लूजर्स इन द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का मेन काम ये है कि आपस में दो कंट्रीज जैसे अगर ट्रेड कर रही हैं तो उनके ट्रेड को इजी बनाना और स्पेसिफिक बनाना, कि इजी हो सके और स्पेसिफिक जिस चीज़ की ट्रेड की जाए वही हो। ठीक है। ये ग्लोबल ट्रेड, जो मल्टीलेटरल ग्लोबल ट्रेड्स होती हैं उनमें हेल्प करे, ताकि कंट्रीज अच्छे से ट्रेड कर सके, एक दूसरे से सामान ले सकें। तो मेन ट्रांजा का इनिशिएटिव क्या होगा, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रेड नॉट जस्ट एड विनर्स एंड लूजर्स इन द डब्ल्यूटीओ। अब ट्रांजा का मेन इनिशिएटिव ये है कि वो रिफॉर्म्स लाएं, वो नए नए चेंजेस लाएं, स्ट्रेंथन करें डब्ल्यूटीओ को एज अ फेयर और रूल बेस्ड मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। फेयर, फ्री और फेयर ट्रेड हो, मेन बात ये है। ठीक है। साथ में रूल बेस्ड ट्रेड हो, कि रूल्स के साथ ट्रेड हो। ठीक है। मल्टीलेटरल ट्रेड हो, बहुत सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड करें। ठीक है। और ये ट्रेडिंग सिस्टम आगे बेहतर बने। ठीक है। तो ये काम होगा ट्रांजा इनिशिएटिव का, जिसको लॉन्च किया है कट्स इंटरनेशनल, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स लेके आ सकें। ठीक है। अब हमें ये बात जानना जरूरी है कि डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स क्यों चाहिए, क्योंकि जो डब्ल्यूटीओ है ना वो जिसका ज़्यादा मेजर रोल है ना कंट्री का, जो ज़्यादा इकोनॉमी वाली कंट्री है उनके पास है, जैसे चाइना और यूएस। अब ये जो चाइना, जो डब्ल्यूटीओ है ना, ये चाइना और यूएस की ज़्यादा सुनता है। तो मेन काम ये है कि एक फ्री और फेयर चीज़ लेके आई जाए, कि जैसे कि सिर्फ चाइना और यूएस की ना सुनी जाए, बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी भी सुनी जाए। ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रांजा इनिशिएटिव लेके आया गया। इसके अलावा हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पर। अब हमारी थर्ड न्यूज़ है, पीएम मोदी अर्जेस सिटीजन टू ज्वाइन योर मनी एंड योर राइट मूवमेंट। अब योर मनी और योर राइट मूवमेंट क्या है? इसमें पीएम, हमारे जो पीएम है मोदी जी, वो बोल रहे हैं कि जितना भी जैसे कुछ लोग होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट बैंक में जमा करवाते हैं और उसको निकलवाते ही नहीं है, उसको निकलवाना ही भूल जाते हैं, या फिर कोई और रीज़न होता है जिसके कारण वो निकलवाते ही नहीं है। ठीक है। तो यही जो पीएम मोदी है वो हमको यही सलाह दे रहे हैं कि योर मनी इज़ योर राइट। आप जो आपकी मनी है आप उसको निकलवाएं बैंक से। इसमें मेन चीज़ ये है कि जैसे कोई भी पेंशन है, कोई भी प्रोविडेंट फंड है, या कोई भी टैक्स है जो आपने बैंक में जमा करवाया है, अगर आप उसको बैंक से जमा निकलवाना भूल गए तो आप उसको जल्दी से निकलवा दीजिए। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट को बैंक में जमा करवाया और 7 साल तक उस अमाउंट को नहीं निकलवाया बैंक से, तो वो जो अमाउंट है वो फिर गवर्नमेंट के पास चला जाता है, उसको गवर्नमेंट यूज़ करेगी। ठीक है। तो इसमें मोदी जी ये बस ये बोल रहे हैं कि हेल्प, कि सिटीजन्स की हेल्प करना चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि सिटीजन्स की हेल्प हो, वो रिकवर कर सके अपना अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स को। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की थर्ड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पर।
हमारी फोर्थ न्यूज़ है ह्यूमन राइट्स डे। अब हमें ह्यूमन राइट्स डे पता होना चाहिए कब होता है। जो ह्यूमन राइट्स डे है वो मनाया जाता है 10th ऑफ दिसंबर को, ठीक है। हर साल 10th ऑफ दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। और 2025 की थीम थी ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स। बस हमें ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, ये कब मनाया जाता है और इसकी 2025 की थीम क्या थी, ठीक है। किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है आराम से, ठीक है। तो इसकी ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी। अब हम चलेंगे अपनी फिफ्थ न्यूज़ पर। हमारी फिफ्थ न्यूज़ है सिटीजनशिप अंडर CAA ओनली इफ क्लेम्स वेरीफाइड सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब इसमें CAA का क्या मतलब है, ठीक है। CAA का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था ये आया था 2019 में। 2019 में ये एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं CAA, जिसका मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें ये था कि जैसे जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट है, तीन मेजर कंट्रीज है, तीन मेजर बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये जो तीनों कंट्रीज हैं इसमें बाकी रिलीजन्स बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जो मुस्लिम रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो मुस्लिम्स थे ये काफ़ी ज़्यादा तंग करते थे बाकी रिलीजन्स को। जैसे हमारा रिलीजन हो गया हिंदू रिलीजन हो गया, सिख रिलीजन हो गया, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस को। इन लोगों को बहुत तंग किया जाता था पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में। तो इसलिए ये लोग भाग कर ना इंडिया में आ जाते थे। इंडिया में आके तो इनको एज ए इलीगल इमिग्रेंट का दर्जा दिया जाता था, क्योंकि इनके पास कुछ चीज़ तो होती नहीं है, ठीक है। तो इनको इलीगल इमिग्रेंट बोला जाता था। लेकिन जब 2019 में CAA आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसमें ये था कि जितने भी लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आए हैं उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। उनको इंडिया की सिटीजनशिप इसलिए दी जाएगी क्योंकि वो बिलोंग करते हैं हिंदू रिलीजन से, सिख रिलीजन से, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीस और क्रिश्चियंस। इन रिलीजन में से कोई भी रिलीजन जो कि इलीगल इमिग्रेंट बोला गया और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ चुका है, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में आया था, ठीक है। तो इसके बारे में पता नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके बारे में हमें पता नहीं चाहिए कि CAA का क्या रोल है, ठीक है। और ये कौन सी तीन मेजर कंट्रीज थे जिसमें बहुत ज़्यादा मुस्लिम रीजन था और वो वहाँ के बाकी रीजन्स को तंग करते थे, और फिर वो बाकी रीजन वापस इंडिया में आते थे। और जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं उनको इंडिया की सिटीजनशिप भी दे दी जाएगी, ठीक है। तो अब चलेंगे हम अपनी सिक्स न्यूज़ पर। तो हमारी आज की सिक्स न्यूज़ है यूनियन टेक्सटाइल सेक्रेटरी सेज शिल्प दीदी प्रोग्राम बूस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर इनकम, ठीक है। अब ये जो हमारे जो यूनियन टेक्सटाइल सेक्रेटरी है उन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको हम बोलते हैं शिल्प दीदी प्रोग्राम। अब ये शिल्प दीदी प्रोग्राम क्या करेगा, ये शिल्प दीदी प्रोग्राम जो है ना वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी हेल्प करेगा, उनकी इनकम में बढ़ावा लाएगा। तो ये जो स्कीम शिल्प दीदी प्रोग्राम था ये आया था 2024 में। इसका मेन काम था कि जो वुमेन आर्टिशियंस हैं उनको और बढ़ावा दिया जाए, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाए, ठीक है। तो ये जो शिल्प दीदी प्रोग्राम है इसमें क्या होगा, इसमें उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जो वुमेन्स उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, उनको डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएंगी, साथ ही साथ उन्हें असेस दिया जाएगा ई-कॉमर्स का, साथ में और भी बहुत ज़्यादा एग्जीबिशन, जो पब्लिक एग्जीबिशन होती हैं उनमें इनकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की सिक्स न्यूज़ जो कि थी शिल्प दीदी प्रोग्राम से रिलेटेड, ठीक है। और हमने इसके बारे में मेजर बात की। अब हम चलेंगे आज की लास्ट न्यूज़ पर। जो हमारी आज की लास्ट न्यूज़ है वो है ट्रूथ इन टैटर्स। अब ट्रूथ इन टैटर्स से हमें बिल्कुल मतलब नहीं पता लगेगा, जो पूरा आर्टिकल है उसमें क्या लिखा है कि थाईलैंड एंड कंबोडिया, ठीक है। थाईलैंड और कंबोडिया की हमने जैसे बात की, जो थाईलैंड और कंबोडिया है इनके आपस में बीच में लड़ाई चल रही है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में, जो हमारी पिछली करंट अफेयर की वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि कैसे एक जो प्रिया विहार टेम्पल है, जो कि लॉर्ड शिवा का जो कि एक हिंदू टेम्पल है लॉर्ड शिवा का, वो एक बॉर्डर पे है थाईलैंड और कंबोडिया के। अब थाईलैंड और कंबोडिया डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये थाईलैंड का टेम्पल है कि कंबोडिया का टेम्पल है। तो इसी में आपस में लड़ाई चल रही है थाईलैंड और कंबोडिया की। अब इसी थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई को सॉर्ट करने के लिए ना मेन लोगों ने बोला था कि ये काम किसको दिया जाए। तो सभी लोगों ने बोला था कि ये काम एशियन ग्रुप को दिया जाए। अब ये जो एशियन ग्रुप है ना इसमें कुछ कंट्रीज आती हैं, ये जो साउथ एशियन नेशंस है ना ये वही कंट्रीज हैं, जो थाईलैंड और कंबोडिया ये भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं। तो बाकी के जो एशियन के मेंबर्स थे, जो बाकी की साउथ एशियन कंट्रीज थे, उनको बोला गया था कि आप थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई को सुलझाएं। लेकिन आजकल जो एशियन के बाकी मेंबर्स थे वो उसको सुलझा नहीं पा रहे। अब इसको सॉर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई को, इसके पीछे का रीज़न है म्यांमार। अब हमें पता है जो म्यांमार है उसमें 2021 में हो गया था मिलिट्री कूप। मिलिट्री कूप का ये मतलब होता है कि किसी भी कंट्री की जो मिलिट्री है वो वहाँ के प्रेसिडेंट को हटाकर खुद राज करने लग जाए, तो इसी को हम मिलिट्री कूप बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मिलिट्री कूप लगा हुआ है, इसलिए जो बाकी एशियन की कंट्रीज है उसका मेन ध्यान म्यांमार के ऊपर है, क्योंकि 4 सालों से म्यांमार का ये मिलिट्री कूप हटा नहीं है और अभी भी वहाँ पर मिलिट्री राज कर रही है, ठीक है। तो सारी एशियन कंट्रीज़ का ध्यान म्यांमार पर है, वो म्यांमार की हेल्प कर रही हैं। तो अभी थाईलैंड और कंबोडिया की हेल्प इसलिए नहीं हो पा रही। अगर हम बात करें तो
पहले के टाइम पे पहले भी ना जो थाईलैंड और कंबोडिया था ना, इसकी लड़ाई स्टार्ट हुई थी आज से 1 डेढ़ साल पहले। तब भी उनके बीच में लैंड बॉर्डर के डिस्प्यूट थे, तो इसी कारण। पर लेकिन तब ना यूएसए और मलेशिया बीच में आए थे। यूएसए और मलेशिया ने थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई को सॉर्ट करवाया था, उनके बीच में सीज फायर करवाया था। सीज फायर का ये मतलब होता है कि दोनों कंट्रीज आपस में लड़ाई नहीं करेंगी, गोलियां नहीं चलाएंगी, शांति से काम लेंगी, ठीक है। तो वो मैंने जैसे बात की, एशियन ऑर्गेनाइजेशन अभी इसका कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि वो म्यांमार की तरफ ध्यान लगाई हुई है। और हमें ये भी पता होना चाहिए, जो एशियन है, जो एशियन जो ग्रुप है, इस ग्रुप में इंडिया नहीं आता है। इंडिया साउथ एशियन कंट्री नहीं है। जो इंडिया है वो दूसरी साइड, वहाँ से ईस्ट साइड की कंट्री है। और जो इंडिया है वो एशियन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन की जो मेंबर कंट्रीज है, उसमें नहीं आती है, ठीक है। तो अभी इसमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें ये हैं कि जो थाईलैंड है उसको पहले के टाइम पे सियाम बोलते थे। 1939 में इस सियाम नाम को चेंज कर थाईलैंड रखा गया था। थाईलैंड का ओल्ड नेम था सियाम, SIAM, ठीक है। सियाम, इसको 1939 में चेंज करके थाईलैंड रख दिया गया था। अगर हम बात करें जैसे जो थाईलैंड के आसपास के नेशन हैं, जैसे लाओस और कंबोडिया, इसके ऊपर पहले फ्रांस का राज था। यहाँ पे पहले फ्रांस राज करता था। वहीं अगर हम म्यांमार और मलेशिया की बात की जाए, तो वहाँ पर यूके राज करता है, यूनाइटेड किंगडम, जिनको हम ब्रिटिशर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और एक ना इनके बीच, जैसे ये जैसे जो थाईलैंड है उसके ऊपर थाईलैंड के ऊपर किसी ने पहले राज नहीं किया, हमें ये पता होना चाहिए कि अब जैसे मैंने बात की, जैसे लाओस और कंबोडिया है, यहाँ पे फ्रांस ने राज किया है। म्यांमार और मलेशिया पर यूके ने राज किया, जो कि ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। और लेकिन जो सिर्फ थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर पहले किसी ने राज नहीं किया। इसको पहले, थाईलैंड को पहले हम सियाम बोलते थे, और 1939 में इसका नाम चेंज करके थाईलैंड रख दिया गया था। तो एक ट्रीटी हुई थी, जैसे ये मैंने बोला कि कंबोडिया पे फ्रांस ने राज किया था। तो एक ट्रीटी हुई थी जिसको बोलते हैं द फ्रेंच सियामिस ट्रीटी ऑफ 1904। अब ये जो द फ्रेंच सियामिस ट्रीटी ऑफ 1904 थी, इसका मतलब, इससे मतलब क्या था, जो कंबोडिया पे राज कौन करता था, फ्रांस। तो कंबोडिया हो गया फ्रेंच, ठीक है। और जो सियामीज है वो हो गया थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड पे कोई राज नहीं करता था, उसका पूरा नाम सियाम था। तो इसलिए ये जो ट्रीटी है, इसका नाम द फ्रेंच सियामिस ट्रीटी ऑफ 1904। इसमें क्या था कि इसके मैप के ऊपर ना एक बॉर्डर तय किया गया था थाईलैंड और कंबोडिया के बीच, कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मैप के ऊपर ये बॉर्डर होगा, ठीक है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई बॉर्डर बनाया ही नहीं गया, कोई रियल बॉर्डर बनाया ही नहीं गया। तो इसी कारण ना प्रॉब्लम होगी। अब प्रेजेंट टाइम में यही प्रॉब्लम चल रही है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में इसलिए लड़ाई चल रही है क्योंकि उनके पास कोई बॉर्डर ही नहीं है। वो आपस में, उनका कोई ऐसा पर्टिकुलर बॉर्डर नहीं, उनका कोई रियल बॉर्डर नहीं है। मैप पे बॉर्डर तो है, बट लेकिन रियल लाइफ में कोई बॉर्डर ही नहीं है। तो यही इशू चल रहा है अभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच, और इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए एशियन को बोला गया। लेकिन वो जो एशियन है वो म्यांमार की तरफ अभी बिजी है। और अभी देखते हैं, क्या पता यूएसए और मलेशिया फिर से बीच में आकर, जैसे पुराने टाइम पे उन्होंने सीज फायर करवाया था, वैसे ही वो क्या पता फिर से सीज फायर करवा दें थाईलैंड और कंबोडिया के बीच, ठीक है। तो मेन बात ये थी कि जो टेरिटोरियल एडजस्टमेंट थी, जो बॉर्डर की डिमार्केशन थी, उसको सही तरीके से किया गया था, पुराने मैप पे किया गया था सही सही तरीके से, लेकिन रियल में कोई किया नहीं गया था। और इसलिए यही प्रॉब्लम थी, और यही प्रॉब्लम आज भी चलती हुई आ रही है। ये जो 1904 में ट्रीटी की गई थी, उसका रिजल्ट आज तक है। तो बस हमें ये मेन चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपने होमवर्क पे। तो आज का होमवर्क है, ऑन विच डेट इज ह्यूमन राइट्स डे 2025 ऑब्जर्व। इसके 4 ऑप्शन हैं, A December 5, B December 8, C December 13, और या फिर D December 10th, ठीक है। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।